हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का डीबीएस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथ क्लास नंबर 5 में प्रवेश कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दो चर वाले क्वेश्चन को देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, आपके डीएलएड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि रैखिक समीकरण का आरेख होता है। तीन सरल रेखा होता है या एक सरल रेखा होता है या दो सरल रेखा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा रैखिक समीकरण का आरेख कैसा बनता है। एक सरल रेखा बनता है, एक सरल रेखा बनता है, एक सरल रेखा बनता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, लेकिन उससे पहले डीबीएस परिवार आप सभी के लिए एक शेड्यूल भी जारी किया है। वह शेड्यूल जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ की क्लास करना चाहते हैं तो सुबह में 7 बजे हर दिन जुड़ सकते हैं और शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। सुबह में 7 बजे मैथ की क्लासेस के लिए और शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं और डीबीएस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो रही है। कल ऐसे पता लगा कि जो रीजनिंग की क्लासेस हुई थी इसमें साउंड नहीं था, साउंड नहीं आ पाया था, साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। कोई टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण से ये साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। फिर से वह सेशन आज अपलोड कर दी जाएगी शाम को 7 बजे, तो आप उस सेशन को अवश्य रूप से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का संगत समीकरण युग्म का हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग संगत कहते हैं किसको है। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 को हम लोग क्या कहते हैं, संगत है कि असंगत। संगत है, संगत तो इसी को बोलते हैं ना। जब संगत होगा तो इसका कितना हल होगा, अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक हल होगा। एक हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसे भी संगत समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है, तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, विरोधी या अविरोधी, तो अविरोधी, अविरोधी। इस सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की और क्वेश्चन नंबर 28 भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले जो आपको शेड्यूल बताया गया था वह शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सुबह में 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ क्लासेस के लिए। सुबह में 7 बजे मैथ क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या, बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है और यह दूसरी वीडियो है। यानी कि अभी तक हम लोग क्लास 5 में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले 4 सेशन अपलोड हो चुके हैं मैथ का। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं डीएलएड एग्जाम के लिए तो आप सेशन को अवश्य रूप से देख लेंगे और शाम को 7 बजे रीजनिंग क्लासेस के लिए जुड़ेंगे। और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन कल बताना था वो मैं आपको आज बता ही दिया हूं कि कल वाले वीडियो में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारणवश से। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो। तो इसका कंडीशन क्या है, a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अपना कंडीशन तो यही है ना। जब b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा कि असंगत। संगत तो किसको बोलते हैं, अद्वितीय हल वाले को, यानी कि जिसका एक हल होता है उसी को ना संगत बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा, असंगत होगा, असंगत होगा। कौन सा होगा, तो असंगत हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है, कितनी बीजीय विधियां है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 विधि है। 3 विधि है, कौन कौन सा है वह विधि, आप तीनों विधि को 1 2 करके क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 1 में ए विधि है, सेकंड में ए विधि है, थर्ड में ए विधि है। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है अद्वितीय हल वाला युगपद रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत या असंगत, तो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में काफी इंपॉर्टेंट एक रूल पूछा जा रहा है, आश्रित समीकरण के युग्म का हल कितना होगा। आश्रित समीकरण किसको बोलते हैं, a1 by a2, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर क्या कहेंगे, c1 by c2 होता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, आश्रित। आश्रित, आश्रित जब होगा तो इसके कितने हल होते हैं, आश्रित जब होगा तो कितने हल होंगे, आश्रित जब होगा तो इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो कौन सा अनेक होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह विरोधी होगा कि अविरोधी, तो यह विरोधी होगा कि अविरोधी,
यह कैसा होगा? आश्रित होगा। और दूसरा इसमें कहा जा रहा है संपाती होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा। और काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो संपाती होगा यानी कि एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। और इसके बाद बोला जाए कि इसका हल कितना होगा? तो अनेक हल होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है। हल नहीं होता है तो असंगत समीकरण किसको बोलते हैं? असंगत समीकरण किसको बोलते हैं? तो असंगत समीकरण तो बोलते हैं किसको? जिसका कोई हल नहीं है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असंगत समीकरण बोलते हैं। जब असंगत समीकरण इसको बोलते हैं और इसकी कंडीशन यही है, तो इसमें और भी बहुत सारे कंडीशन है। क्या है? हल नहीं होता है। हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या है इसका कंडीशन? कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण युग्म x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस y बराबर 12 का ग्राफ निरूपण सरल रेखाएं होगी, समानांतर, असमानांतर होगी, अनंत होगी, समानांतर होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। इसका ग्राफ तो पहले आपको a1 और a2 पे ही चेक करना होगा। तो a1 देखेंगे तो 1 है, b1 देखेंगे तो 2 है और c1 देखेंगे तो 4 है। इसी के साथ a2 देखेंगे तो 2, b2 देखेंगे तो 1 और c2 देखेंगे तो 12, यानी कि यहाँ पे हमें a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। तो यह क्या होगा? आश्रित होगा, अनंत हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे a1 का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। a2 का मान 2 दिया हुआ है। b1 का मान कितना दिया हुआ है? b1 का मान 2 दिया हुआ है और b2 का मान 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहीं पे अद्वितीय हल हो गया। कितना हो गया? नॉट इक्वल टू हुआ, यानी कि हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आगे हम लोग नहीं चेक करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू क्या हुआ? असमानांतर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। और हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। हल अद्वितीय होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह कैसा ग्राफ है? अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ बनेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 34 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे k के किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा? संपाती होगा तो संपाती कब होता है? जब a1 बाई a2, संपाती का क्या शर्त है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 जब होगा तो ये संपाती होगा। यानी कि a1 का मान यहां से निकलेगा, कितना दिया हुआ है? 1 बाई 2 बराबर 2 बाई k लिख सकते हैं बराबर c1 बाई c2 7/14, यानी कि यहां से आप निकालेंगे 1 बाई 2 बाई k, या इधर से निकालेंगे तो 2 बाई k बराबर 1 बाई 2, कहीं से आप निकालेंगे आंसर तो उतना ही आएगा। k बराबर 4 और इधर भी k बराबर 4, यानी कि k का क्या मान होगा? k का 4 मान हो जाएगा, जिसके लिए समीकरण संपाती हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 में आप चलेंगे तो युगपद समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 है तो निकाय है। निकाय कैसा है? असंगत है। इनका परिचित रूप से अनेक हल है, इनका अद्वितीय हल है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले a1 और a2 पे ही आपको डिस्कस करना होगा। a1 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। b1 क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। c1 क्या दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है। इस प्रकार से सेकंड इक्वेशन में देखेंगे a2 4, b2 कितना 6 और c2 कितना 9। यहाँ पे देखेंगे तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे देखेंगे तो a1 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और a2 4 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे b1 3 दिया हुआ है और b2 6 दिया हुआ है। आगे 5/9, यानी कि नॉट इक्वल टू तो तीसरा हो गया। नॉट इक्वल टू क्या होगा? तीसरा हो जाएगा ये, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या अनेक हल होगा? क्या अनेक हल होगा? क्या नहीं ना। अद्वितीय हल होगा? क्या नहीं, अद्वितीय हल तो नहीं होगा। अद्वितीय हल तो नहीं होगा। क्या असंगत होता है? क्या असंगत होता है? असंगत किसका होता है? जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है ऐसे दो युगपद समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उस समीकरण निकाय कहते हैं, उस समीकरण निकाय को कहते हैं। क्या कहेंगे? A1 ऐसे दो युगपद समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है।
निक समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। जब उभयनिष्ठ नहीं होगा तो वह क्या होगा, वह क्या होगा, तो असंगत होगा। असंगत होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जब असंगत होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं इसका कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन लागू होगा। तो असंगत होगा तो इस समानांतर एक ग्राफ बनेगा, और जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा और विरोधी होगा। ये सारे कंडीशन आपको याद होने चाहिए। और हम लोग पहली वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख भी चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम लोग फर्स्ट ही स्लाइड पे उसे नोट भी किए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। और क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल के लिए पहला और दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले के लिए ऑप्शन नंबर ए के लिए देखेंगे तो a/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/-2। यह प्लस में और ये माइनस में, यानी कि पहला ही नॉट इक्वल टू होगा। क्या, पहला ही नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस और एक प्लस दोनों में तो अंतर है, दोनों में तो अंतर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का बिल्कुल सही संभव है। ऑप्शन नंबर ए का संभव है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट मात्र चैनल ईवीएस स्टडी पे रेगुलर और कंटिन्यू आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे तो x + y बराबर 7 एवं 5x + 12y = 7। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग y का कोई मान रख लेते हैं, y का कोई मान रख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है x का मान क्या निकलेगा, यदि x + y = 7, 5x + 12y बराबर 7, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + y बराबर 7, उसके बाद दिया हुआ है 5x + 12y बराबर 7। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x का मान निकलेगा तो y को हमें क्या करना होगा, y को हमें इक्वल करना होगा। जब y को हम इक्वल करेंगे तो x का मान आएगा। जब y को हम इक्वल करेंगे तो x को मान आएगा, x का मान आएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 12 से गुना करते हैं। समीकरण 1 में हमें कितना से गुना करना होगा, समीकरण 1 में हमें 12 से गुना करना होगा। जब 12 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 से गुना करने पर यहाँ पे देखेंगे तो 12x + 12y बराबर 12 × 84। आगे देखेंगे तो 5x + 12y बराबर 7। आगे देखेंगे घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पे। जब घटाने पे करेंगे तो 12y और -12y से कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 5x जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x, और 7x बराबर इधर कितना बचेगा, तो 12 × 7 = 84, और यहाँ पे कितना बचेगा, 84 में से 7 जाएगा यानी कि 77। जब 77 बचेगा तो x बराबर 11 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि 39 की ओर। जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और संपाती कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा और b1/b2 = c1/c2। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल इसका सही आंसर यही होगा, अन्यथा कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अनंत हल होगा ही नहीं। तो जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं तभी क्या ग्राफ कैसा बनता है, संपाती बनता है। जब संपाती बनेगा तो निश्चित रूप से वह आश्रित भी होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। इसी को हम लोग संपाती आश्रित बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। और कह सकते हैं कि अनंत हल होता है। कितना हल होता है, अनंत हल होता है। कितना हल होता है, तो अनंत हल होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की और। क्वेश्चन नंबर 40 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समीकरण एवं kx - y = 2, 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा जब k का मान क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। यानी कि कोई हल ना होने के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन ए है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और a2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। दूसरे में दिया हुआ है -y -1/-2 और नॉट इक्वल टू कितना, नॉट इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है कितना
C1 दिया हुआ है 2 और C2 दिया हुआ है 3। यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या आप इसे कह सकते हैं कि माइनस से माइनस खत्म हुआ और यहाँ से गायब भी हो गया। 2 के बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 के बराबर 6 लिखेंगे, 2 के बराबर 6 और के बराबर 3। के बराबर 3 की ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही होगा। 40 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। या तो के नॉट इक्वल टू में आंसर दिया होता तो k/6 नॉट इक्वल टू 2/3 तो यहाँ पे 3k नॉट इक्वल टू 12 और k बराबर 4 आ जाता है, k नॉट इक्वल टू 4 आता है, यानी कि 3 इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन में तो अपना इक्वल टू में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होंगे, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो यहां से इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है और a2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, बराबर में 3/k दिया हुआ है, बराबर 5/10 दिया हुआ है। जब यहां से हम लोग निकालेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3/k और इधर भी 2 से 5 से 10 कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा। इधर भी अपना क्या आया, इक्वेशन को आप किसी भी दो को बराबर करेंगे, 1/2 इक्वल टू 3/k या 3/k इक्वल टू 1/2 किसी को करेंगे आंसर तो उतना ही आएगा, k बराबर 6, इधर भी k बराबर 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, चाहे आप डीएलएड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 बाई नॉट इक्वल टू c1/c2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब इस कंडीशन पे हम लोग चलेंगे तो इस इक्वेशन में a1 और a1 b1 c1 c2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो आपको पता होगा, a1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और a2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बराबर में b1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है और b2 का वैल्यू k दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू में दिया हुआ है c1 का वैल्यू C1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। जब हम 0 C2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 C2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 C2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, यानी कि जब 0 में हम भाग करेंगे या हमें k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए तो एक तो अपना यहीं से आंसर आ जाएगा, इक्वल टू में जब 1/3 इक्वल टू 2/k करेंगे तो एक तो आंसर यहां से आएगा ना, और 2/5 नॉट इक्वल टू 5/0 करेंगे तो यहां से आंसर आने की संभावना नहीं है। तो k बराबर 6 कर सकते हैं क्या, हाँ k बराबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस आंसर। अगर यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, k होता है 2/k हो जाएगा और 2/k को 2 से 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, और k में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ऐसे भी k का आंसर कितना होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 तो दिया ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे k का वैल्यू 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की और क्वेश्चन नंबर 43 में बोला जा रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इस इक्वेशन से यहाँ पे क्या a1 a2 और b1 b2 c1 c2 क्या पता लग रहा है क्या, हाँ पता लग रहा है। पहले इक्वेशन को a1 a2 में मानते हैं और सेकेंड इक्वेशन को a2 b2 c2 में मानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में दिया है 5/1 इक्वल टू p/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0/0, यानी कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 5/1 बराबर p/2, यहां से हम लोग आंसर निकालेंगे तो बिल्कुल निकल जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ पे 0 हो गया नॉट इक्वल टू में, अब p बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप यहाँ से आंसर p है, p बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p बराबर 10 आंसर आएगा, कितना आएगा p बराबर 10 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की और क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू में होना चाहिए। तो ये सभी तो इक्वल टू में दिए हुए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में तो होगा ही नहीं, नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ से K1 का देखेंगे, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है, और A2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू बाई B1 का वैल्यू -1, और यहाँ पे B2 का वैल्यू -2 दिया हुआ है, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म हो गया, और K2 बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 के बराबर 6 नॉट इक्वल टू K हो जाएगा क्या, K 6 हो जाएगा क्या, नॉट इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा क्या, हाँ नॉट इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, और क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 का आरेख एक रेखीय होता है, एक रेखीय होता है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, क्वेश्चन नंबर 45 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह कैसा समीकरण, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, रेखीय होता है या वक्रीय होता है, तो रैखिक सरल रेखा में होता है, सरल रेखा में ग्राफ बनता है। किसका, रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है, तो सरल रेखा में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, और क्वेश्चन नंबर 46 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त करना है, कितना, एक ही हल या अद्वितीय हल प्राप्त हो, तो इसके लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके लिए जब कंडीशन में फॉलो करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 का वैल्यू आएगा, और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 और c2 का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 बाय कितना 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना दिया हुआ है -2, और b2 वैल्यू दिया हुआ है k। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k नॉट इक्वल टू -6, k नॉट इक्वल टू -6। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, और क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है x बराबर 6 y बराबर 6 निम्नलिखित में किस समीकरण का एक हल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रख के देख लेते हैं, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और 0 आ जाएगा तो वही अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही रख लेते हैं, जब x के जगह पे 6 रखेंगे और y के जगह पे 4 रखेंगे, कितना 4 रखेंगे, तो 0 आना चाहिए, +6 इसमें करना है, +19 करेंगे तो 0 आना चाहिए। क्या आएगा, क्या, हाँ इसको सोल्व करेंगे तो 12 6 दूना 12 और -12 +19 बराबर 0। तो 12 से 12 खत्म, लेकिन +19 बराबर 0 होता है क्या, नहीं ना होगा। तो क्या होगा, एक हल होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये बराबर तो है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब समीकरण 1 गलत हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर होगा ही नहीं। जब 1 नहीं होगा तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करना होगा। जब बी को हम लोग चेक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बी को चेक करेंगे, फिर से हमें वही मान रखना है, 5 गुना 6 प्लस 7 गुना 4, 7 गुना 4 -15 इक्वल टू 0। यहाँ पे 6 5 30, कितना 6 5 30, 6 5 30 और प्लस कितना 28, 28 -15। यहाँ पे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 58, 58 -15, 58 -15 जो भी आए आपका शायद 43 आ जाएगा। 43 बराबर 0 होता है क्या, नहीं ना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे किस ओर, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को हमें चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर 2 तो अभी हम लोग चेक किए थे तो गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर 2 को हम चेक किए तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। जब ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को चेक करना होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू बैठाना होगा किसका, 8 गुना 6 प्लस 5 गुना 4, 5 गुना 4 -20 इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो 8 6 48, 8 6 48 आप प्लस कितना हो जाएगा, 5 का 20 -20 इक्वल टू 0। कितना होगा, 20 से 20 खत्म, 48 बराबर 0 होता है क्या, नहीं ना होगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में x और y का मान रखने पर वो सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। जब सर्टिफाइड नहीं करेगा तो उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ही नहीं, जब सर्टिफाइड नहीं करेगा तो उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ही नहीं। जब बिल्कुल सही आंसर नहीं निकलेगा तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि इसका आंसर आखिर होगा तो होगा क्या, किस इक्वेशन में सर्टिफाइड करेगा, ये तो हमें पता ही नहीं लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि दो समीकरण दिया हुआ है का हल है y बराबर क्या और x बराबर क्या। यहाँ पे भी आपको x और y का मान चेक करना होगा और बीच में सर्टिफाइड कर जाएगा इक्वेशन, वही में हम लोग आगे चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ही 2y + 3 में हमें मान रखना है किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए मान रखेंगे, यानी कि 3 गुना यहाँ पे कुछ रखेंगे -2 गुना +3 इक्वल टू 0। 1 के लिए मान रखते हैं, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अभी आ जाए।
समझ में आने के लिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। वहां पे 1 के लिए x का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। वही y के लिए क्या मान दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3 गुना 1 -3 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर 0 होगा क्या। हाँ, तो 3 में से 6 हो जाएगा, या 3 प्लस को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 6 हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या आगे भी सर्टिफाइड हो रहा है सेकेंड इक्वेशन में पहले का, तो 4x प्लस 3y -47 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस 3 y का मान कितना रखना है, 3 रखना है, -47 क्या सर्टिफाइड करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल सही आंसर, अन्यथा गलत है। तो यहाँ पे करेंगे 9 -47, क्या इतना आएगा क्या, यहाँ पे तो 13 हो गया, और 43 13 में से 47 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में 34 क्या 34 क्या -34 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ, ड्यू टू सेकेंड इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये गलत हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स और वाई का नेक्स्ट का मान रखेंगे और देखेंगे क्या बराबर में आता है या नहीं आता है। जब नहीं आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, या आ जाएगा तो कोई बात नहीं, उसी का अपना आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड समीकरण के लिए हम लोग सोल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वहां पे x और y का मान रखेंगे और उसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जब बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा तो देखेंगे x बराबर कितना रखना है, 4 रखना है, x बराबर 4 और y बराबर 5 देखना है। तो 4 4 3 12 -5 दूना 10 प्लस 3 तो 15 में से 10 जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, फिर भी 5 बराबर 0 होगा क्या, नहीं ना होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 5 बराबर 0 होता है क्या, नहीं ना होता है। तो आगे बढ़ेंगे, x बराबर हमें 5 मानना है ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें x बराबर 5 मानना है। x बराबर जब हम 5 मानेंगे और y बराबर 9 मानेंगे तो क्या 0 आएगा, 5 या 15 और -18 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 18 में से 18 जाएगा 0, 18 में से 18 जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये तो सर्टिफाइड कर रहा है, तो क्या सेकंड इक्वेशन भी सर्टिफाइड कर रहा है, इसको भी चेक करना होगा। अगर दोनों सर्टिफाइड करेगा यानी कि आंसर अपना वही होगा। क्या होगा, इसको हमें चेक करना होगा। तो 4 गुना x बराबर कितना रखना है, 4 गुना x, ऑप्शन नंबर 3 से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो x बराबर 5 और 3y, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 -47 इक्वल टू 0। तो 5 का 20 प्लस 9 3 27 -47 इक्वल टू 0। तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और 47 में से 47 जाएगा क्या 0 बराबर 0, क्या दोनों को सर्टिफाइड किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, और क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अद्वितीय हल होगा। क्यों अद्वितीय हल होगा, यहाँ पे मैं आपको कंडीशन भी बता देता हूँ। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, b1/b2 होता है, तब हम कहेंगे कि अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a1 b1 और c1 क्या दिया हुआ है, तो आप इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से इसका मान निकालेंगे और वह जो आएगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा, अद्वितीय हल ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की और आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन यही है अपना। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आगे कुछ आपको नोटिफिकेशन देना है, कुछ जानकारी देना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन का किस प्रकार का हल है, सरल है, संभव है इसका हल निकालना, वास्तविक है, अद्वितीय है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, क्या है, किस प्रकार से इसे हमें निकालना होगा। तो a1 बराबर कितना दिया हुआ है, a1/a2 बराबर b1/b2 हमें चेक कर लेना है कि बराबर होगा तो हम लोग c1 को चेक करेंगे, नहीं आता यहीं से बोल देंगे कि अद्वितीय हल है, क्योंकि ऑप्शन में भी अद्वितीय और वास्तविक दिया हुआ है, वास्तविक दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। a1 का वैल्यू कितना होगा 2 और a2 का वैल्यू 6, यहाँ पे 3/6 कर सकते हैं तो बराबर हुआ। आगे भी चेक करेंगे C1/C2 चेक कर लेंगे। C1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, C1 का वैल्यू दिया हुआ है 7 और 11 तो क्या है, नॉट इक्वल टू होगा, हाँ नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि इधर आएगा 1/2 बराबर 1/2, नॉट इक्वल टू 7/11। जब ये बराबर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या, हल संभव नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं होगा। आपको सेशन पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस प्रकार के सेशन में आप सुबह और शाम हमारे साथ डीवीएस फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हर शाम को 7 बजे रीजनिंग क्लासेस में अवश्य रूप से जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।